नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रही हैं सभी की नजर, और ये नजर रखी है हमारे संवाददाताओं ने भी, इसलिए उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों के मायने क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहली खबर लेते हैं एमसीडी के चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, तो वहीं वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। और इस बीच चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही कारण है कि कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं, और इसीलिए भाजपा के 14 वरिष्ठ नेता आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजय संकल्प रोड शो कर रहे हैं। और इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रोड शो की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने विजय संकल्प रोड शो में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी मालवीय नगर विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सदर बाजार विधानसभा में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो राजौरी गार्डन विधानसभा में विजय संकल्प रोड शो को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वहां पर भाग ले रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहताश नगर विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव का सियासी पारा चढ़ते ही अपनी अपनी तरफ से पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो एमसीडी चुनाव का प्रचार किस तरह से चल रहा है, इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, जिस तरह से कि एमसीडी चुनाव में प्रचार कर रही हैं पार्टियां, उससे लगता यही है कि काफी हाई वोल्टेज ये चुनाव हो गया है, और खास तौर पर जो दिल्ली में 3 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं, उन तीनों के बीच पहले नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है जैसे प्रचार युद्ध चल रहा हो। रजनीश, रजनीश आप तक हमारी आवाज आ रही है? मिल रहे जी रजनीश, ये मैं जानना चाह रहा था कि एमसीडी का चुनाव है, हालांकि दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, लेकिन जिस तरह से रथी, महारथी, अधिरथी सारे के सारे प्रचार मैदान में कूद रहे हैं, उससे लगता है कि ये प्रचार काफी हाई वोल्टेज हो चुका है। रजनीश जी बिल्कुल लालचंद, अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें जी बिल्कुल लालचंद, हम भारतीय जनता पार्टी की कला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, यहाँ तक कि अगर हम प्रधानिक चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को भी गंभीरता लेती है। हालांकि दिल्ली एमसीडी चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं जिस जिस राज्य में हैं वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को एमसीडी चुनाव में लगाया गया। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां पे उनकी सरकार है, वहां किस तरह का कामकाज हो रहा है। और साथ में जो केंद्रीय मंत्री लगाए गए हैं वो भी बता रहे हैं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है वो जनता के लिए क्या कर रही है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के पहले चुनाव की तैयारी करती है और चुनाव हो जाने के बाद भी चुनाव की तैयारी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है लालचंद। बिल्कुल, और वो उनकी जो तैयारी है उसका असर चुनाव प्रचार में दिख भी रहा है। लेकिन अगर बाकी पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी ने लगता है इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि दिल्ली विधानसभा में वो 2 बार जीते हैं, तो इस बार एमसीडी में भी वो जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दारोमदार जो प्रचार का है वो जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल हैं उन्हीं पर है, या और भी कई नेता इस प्रचार में कूदे हुए हैं?
देखिए लालचंद, ये चुनाव है, चुनाव में जितनी भी पार्टियां होती हैं वो अपना हाथ आजमाती हैं, वो अपनी पूरी तरह से कोशिश करती हैं कि चुनाव बेहतर लड़ा जाए। वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य जो भी पार्टियां हैं। तो जाहिर बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने कामों के गिना रहे हैं कि एमसीडी में अगर उनकी सरकार आती तो वो क्या काम करे। तो जाहिर बात है, चुनाव है तो चुनाव में जो भी पार्टी है वो पूरा प्रयास करती है। जी जी बिल्कुल, और वो प्रयास सारी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखाई पड़ी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए रजनीश। तो हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी एमसीडी चुनाव प्रचार किस तरह से धुआंधार चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब हम रुख करने वाले हैं गुजरात विधानसभा के प्रचार की। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात की 89 सीटों के लिए मतदान होना है। 2,39,00,000 से भी अधिक मतदाता 788 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। और गुजरात के आगामी चुनाव को लेकर राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 दिसंबर को 19 जिलों में मतदान होगा, जिसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी तैयारी हो गई है। अभी तैयारी हो चुका है, 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा, मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। टोटल वोटर शेड फर्स्ट फेज के लिए 2,39,76,660 है एंड इसमें मेल वोटर्स है 1,24,33,362 एंड फीमेल वोटर्स है 1,15,42,811 एंड थर्ड जेंडर का भी है 497 एंड पोलिंग स्टाफ है मोर देन 1 लाख पोलिंग स्टाफ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो पहले चरण की तैयारी की बात हुई। और उधर गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए मध्य और उत्तरी भाग में प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी और दूसरे चरण के लिए इस बीच धुआंधार प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज महिसागर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने आज गांधीनगर में भी एक चुनावी सभा की और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अहमदाबाद के जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। नड्डा का खेड़ा में भी रोड शो है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता भी पूरे दमखम के साथ राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल भी सावली विधानसभा में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रही है। आपके बड़े नेता भी जनता को लुभाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में एक प्रेस वार्ता किया और इस दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए सुधारों की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुधारों को लागू करते वक्त सरकार ने किसी भी राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता नहीं की। तो आइए सुनते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। अथवा प्रोसीजरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हुई है, कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें संकोच नहीं किया है। इस दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा इससे हमारा कितना राजनीतिक लाभ होगा अथवा इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी। चाहे कोई भी फैसला रहा हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का फैसला रहा हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला रहा हो, चाहे आर्टिकल 370 का फैसला रहा हो, 35A के बारे में फैसला रहा हो, 3 तलाक कानून भारत की संसद में पारित कराने का फैसला रहा हो, कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हमारा इससे कितना राजनीतिक लाभ होगा, इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी।
और वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के समय में लाभार्थियों के पास पूरा पैसा पहुंच रहा है। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था में किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी, क्या करें मेरी समझ में नहीं आता, 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं लेकिन बड़ा मुश्किल 14 पैसा नीचे पहुंच पाता है लोगों के पास। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया कि आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। करप्शन को रूट आउट करना, करप्शन को मिनिमाइज करना, यह केवल भाषण देकर नहीं किया जा सकता है। करप्शन को मिनिमाइज करना है, करप्शन को रूट आउट करना है तो उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा, और इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तो गुजरात में किस तरह से पहले चरण की तैयारी है और दूसरे चरण के लिए किस तरह धुआंधार प्रचार चल रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए गुजरात से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरत से नीरज सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही सुरेंद्र नगर जो कि कच्छ इलाके में पड़ता है, वहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ चुके हैं। मैं पहले शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, ये बताइए कि कच्छ का जो इलाका है वहां पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मतदाताओं के ज़हन में सबसे ज्यादा होंगे इस बार? कौन से जनता के मुद्दे हैं? पार्टियों के मुद्दे, नेताओं के मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे कौन से हैं? देखिए, इस वक्त हम सुरेंद्र नगर में हैं, जो आप कहें कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ 3 जगह पर जहां पर चुनाव होना है। कच्छ की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि हर कोई ये मानता है कि कच्छ में विकास की एक बड़ी नई गाथा लिखी गई है। एक तेज रफ्तार विकास औद्योगिकरण को लेकर हो या फिर पर्यटन को लेकर हो, वहां देखने को मिलता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो कसर रह गई है उसे और आगे पूरा किया जाए। जैसे कि पानी पहुंचा है कच्छ में, नर्मदा का पानी जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और शायद लोगों को भरोसा नहीं था आज से 2 दशक पहले कि कच्छ में भी नर्मदा का पानी नहरों और पाइप के जरिए पहुंच सकता है। अब जहां पर नहीं पहुंच पाया है, कुछ गांव हैं या जहां नहरों की मरम्मत होनी है या घरों में पानी पहुंचाया जाना है गांव में, वहां पर पानी पहुंचे, सिंचाई की सुविधा हो, इस तरह के मुद्दे हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कमोवेश हर कोई इस बात को मानता है कि कच्छ को विश्व मानचित्र पे चर्चित होने में जो कच्छ का रण है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और वो उसकी वजह से देश और दुनिया का ध्यान कच्छ की तरफ गया है। हम जानते हैं कि हम आप जो नमक खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा कच्छ में नमक उत्पादन से आता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि न केवल नमक बल्कि तमाम औद्योगिक गतिविधियां, तमाम उद्योग धंधे कच्छ जो देश का सबसे बड़ा जिला है वहां होते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता उन मुद्दों पर मुखर तौर पर बोलती है कि भूकंप के बाद एक नया कच्छ बना है जो देश को दिखा रहा है कि कितनी भी चुनौतियां हो, अगर सभी मिलकर साथ चलें, सरकार का साथ भी मिले, तो एक नई कहानी लिखी जा सकती है। तो हम उसकी चर्चा देखते हैं और भूकंप की त्रासदी से उबर गए और आगे बढ़ते हुए लोग देखते हैं जो कच्छ के विकास में अपने योगदान में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम उस जनता के मुद्दों में इन सब बातों को प्रमुख तौर पर उठते हुए देखते हैं। लालचंद, ठीक है, लौटते हैं आपके पास। और अभी इस बीच नीरज हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। नीरज, सूरत में मतदान है कल और सबसे ज्यादा सीटें सूरत में ही हैं, तो इस हिसाब से अगर सूरत के महत्व को देखा जाए तो किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्ता की कोशिश में लगी बाकी 2 प्रमुख पार्टियां हो, उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। सूरत जो कि औद्योगिक का इलाके के रूप में देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, वहां के मुद्दे क्या खास मुद्दे रहे नीरज इस बार? देखिए, बिल्कुल लालचंद, सूरत अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। और आपने देखा भी होगा कि 2017 के इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था और सूरत की 16 में से 15 सीटों पर लालचंद भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरा का पूरा इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ पर पहुँचे हैं। सूरत में रोड शो प्रधानमंत्री ने किया। प्रथम चरण की अगर हम लालचंद देखें 89 सीटों पर, और जो 2017 में जो
नतीजे निकलकर सामने आए थे। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी भी कमोवेश करीब करीब बेहतर स्थिति में यहाँ पर थी, लेकिन एक जो सीट है वो निर्दलीय गई थी। लेकिन इस बार जो कह सकते हैं कि परिदृश्य है वो दूसरी तरह का दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी केवल एक बार सभा यहाँ पर करके गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई भी जो बड़ा नेता है वो गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करने नहीं आया प्रथम चरण में। दूसरी अगर यहाँ के मुद्दों की लालचंद हम बात करें, एक बड़ी कम्युनिटी है जो दूसरे स्टेटों से यहाँ पर आकर काम करती है। वो चाहती है कि जो बेहतर सुविधाएं हैं और जो कह सकते हैं कि उनको जो मजदूरी है वो थोड़ी सी बेहतर मिले, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पर दूसरे राज्यों की रहती है। इसके साथ साथ ही जो युवा हैं वो चाहते हैं कि सरकार युवाओं के रोजगार पर फोकस करे, रोजगार को लेकर यहाँ पर जो काम है वो किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर है, डायमंड इंडस्ट्री यहाँ पर है, जो कोरोना काल में ये दोनों ही जो इंडस्ट्री हैं वो उतनी ठीक तरीके से नहीं चल पाई। तो वो चाहते हैं कि इस तरह की नीति बने ताकि डायमंड के कारोबार को जो बढ़ावा है वो दिया जा सके और इसके अलावा टेक्सटाइल के कारोबार में और ज़्यादा बेहतरी की जाए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इस बार सूरत में आपको लालचंद देखने को मिल रहे हैं और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि सूरत के गढ़ को जीता जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यहाँ पर सेंध लगाने की लगातार कोशिशें कर रही है। लालचंद, चलिए देखते हैं कि ये कोशिश कितनी कामयाबी में बदल पाती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 27 साल से सत्ता में है। आपने जैसा बताया कि पिछली बार तो कांग्रेस ने बड़ी अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आप दोनों संवाददाताओं से मैं जानकारी आगे भी लेता रहूंगा अलग अलग कार्यक्रमों में। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों कल की तैयारी कीजिए, क्योंकि कल मतदान होना है वहां पर। और अब हम बढ़ रहे हैं एक और खबर की तरफ, एक और बड़ी खबर की तरफ। और वो जो हमारी बड़ी खबर है वो खेल पुरस्कारों से जुड़ी हुई खबर है कि खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किए गए और इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तमिलनाडु के रहने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ खमल को मिला। इसके अलावा देश के 25 बेहतरीन खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा। इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन के युवा स्टार लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, मुक्केबाज अमित, शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन, महिला हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस इक्का, जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी और पहलवान अंशु मलिक भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 7 खेल प्रशिक्षकों को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा, जिनमें 4 पुरस्कार सामान्य कैटेगरी में जबकि 3 पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में प्रदान किए गए। तो वहीं 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता जो खेल की खबरों पर रखते हैं पैनी नज़र, इस खबर पर भी उनकी थी दिन भर नज़र, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मुकेश, जिस तरह से कि ये खिलाड़ियों का चयन किया गया, सबसे पहली बात ये कि ये जो चयन है ये कुल मिलाकर के खेल जगत की चर्चा में इस चयन को कितना अच्छा माना जा रहा है, जिस तरह से कि युवा खिलाड़ियों को भी इसमें पुरस्कार काफ़ी संख्या में दिए गए हैं। और एक बात जो पहले कही जाती थी कि पहले पुरस्कारों के बारे में ऐसे भी आरोप लगते थे कि सेटिंग गेटिंग पुरस्कार मिल जाते हैं। अब जाकर हमने देखा है कि किसी सेटिंग गेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अगर हकदार हैं तो आपको पुरस्कार मिल रहे हैं। खेल जगत में क्या चर्चा है मुकेश? बिल्कुल लालचंदी, नेशनल अवार्ड्स अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं। जिस खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया जाता है, आप अभी उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि पूरे साल अगर वो खेलता है तो उसका 2 मकसद होता है, या तो वो ओलंपिक्स जैसे इवेंट में जाकर के देश के लिए पदक जीते या एटलीस्ट वहाँ जा कर के वो भाग लेने की कोशिश करे और शिरकत करे। और उसके बाद अगर ये अवार्ड उसको मिलता है तो ये वो अवार्ड होता है जो आपके पूरे टेन्योर में दिखाता है आपने उस वित्त वर्ष में कितना प्रदर्शन किया, किस तरह का प्रदर्शन था आपका। और जो तमाम 25 अर्जुन अवार्डी हैं वो इसकी
सीधी सादी मिसाल हैं जो दिखाते हैं कि कितना उनके अंदर जोश था। अचंता शरद कलौल को पद्मश्री दिया गया। हमने उनको खुद बर्मिंघम में जब कवर किया था तो देखा था काफी समय से वो टेबल टेनिस खेलते आ रहे हैं। उनके नीचे की जो पीढ़ी है वो उनके साथ खेल रहे हैं, उनके लेगेसी का फायदा उठा रहे हैं। जितना ज्यादा उन्होंने मेडल जीता है वो दिखाता है कितनी शक्तिशाली वो प्रदर्शन करते हैं। मैं वहां उस समय भी बात कर रहा था तो वो हाईएस्ट मेडलिस्ट थे इस समय राष्ट्रमंडल खेलों में, जिस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल्स पर कब्जा करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ न्यू कवर लक्ष्य सेन, जिनका राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन इस बार बहुत शानदार रहा था, जितनी बहादुरी से वो वहां पर खेले, क्योंकि उनको वहां पर इंजरी थी, उसके बावजूद वो फाइनल में खेलने उतरे और वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साथ अगर देखें चेस के शतरंज के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेसलर अमित फोगाट, निकहत ज़रीन, मुक्केबाज, इन तमाम खिलाड़ियों ने अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया है। निकहत ज़रीन ने जब राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था तो उस दिन उनकी माता जी का जन्मदिवस था, तो उन्होंने कहा ये मैं अपनी माँ को डेडिकेट करती हूँ। ऐसे कई अनसंग खिलाड़ी निकल करके आते हैं जो आपके लिए, देश के लिए खेलते हैं और इतनी शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हैं। ऐसी ही एक एथलीट थी वहाँ पर जूडो पे उन्होंने कम्पीट किया था, उनको यहाँ अर्जुन अवार्ड मिला। उनके पैर में स्टिचेस थे, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर जा करके प्रदर्शन किया। जब वो फाइनल में हारी तो मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर में थोड़ा पेन था। मैंने बोला इसका कारण क्या, तो उन्होंने दिखाया कि उनके टाँके लगे हुए थे। ये दिखाता है खिलाड़ी का जज्बा कि वो ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियन गेम्स में कैसे प्रदर्शन करते हैं। कई सारे ऐसे निशानेबाज हैं जो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उनको काफ़ी समय से इंतजार था। एला एक ऐसी शूटर है जो देश की सबसे निशानेबाज रही। उनका अगर रैंकिंग देखें तो टॉप 1 में वो आती हैं, जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है। और कई सारे स्वर्ण पदक पर उन्होंने कब्जा किया। इस बार के ओलंपिक में भी वो शिरकत करके आई। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी निकल करके आए। उनको समर्थन देने वाले जो लोग थे उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया, ध्यानचंद अवार्ड्स दिए गए। तो ये तमाम दिखाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड्स दिए गए जो उनके कोचेस थे, जिनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है द्रोणाचार्य अवार्ड से उनको सम्मानित करना। तो नेशनल अवार्ड्स का काफ़ी अहम रोल हो जाता है और खिलाड़ी के लिए ये एक बड़ी सौगात होता है। ठीक है, और खेल के साथ साथ जो साहसिक पुरस्कार 2022 वो भी दिए गए हैं, तो उसमें क्या, उसकी मुख्य बातें क्या इस बार रही मुकेश? जी बिल्कुल, ऐसे एक माउंट एवरेस्ट थी जिन्होंने काफ़ी दुर्गम परिस्थितियों में जाकर के एवरेस्ट को फतह किया, और एक स्विमर थे जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से जाकर के तैराकी लगाई। तो वो दिखाता है उनका उनका साहस दिखाता है, उनका शौर्य दिखाता है कि वो कैसे इन खेलों में आते हैं, कम्पीट करते हैं, कितना तैयारी करते हैं और पूरे साल लगे रहते हैं। खबरों से दूर, लोगों से दूर वो लगातार अपने काम को करते रहते हैं और उसके बाद उनको ये अवार्ड मिलता है। तो उनके लिए भी आज एक बड़ा दिन था और ऐसे शख्सियत लगातार सामने आती हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। कई सारे ऐसे पैरा एथलीट थे जिनको यहाँ पर एक मंच दिया गया, जिनको भी इस कैटेगरी में लेकर के आया गया, मुख्य धारा में शामिल किया गया। हमारे पैरा एथलीट्स कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ये सभी ने देखा राष्ट्रमंडल खेलों में, जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया। और अभी आगामी हाल ही में जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वहाँ पर वो कम्पीट कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं। तो दिखाता है कि खेलों का स्तर दिनों दिन कितना बढ़ता जा रहा है। जो खिलाड़ी पहले, जो लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब वो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो ये जो शैली है खिलाड़ियों की, उन्होंने इस खेल को इतना महान बना दिया है कि आने वाले समय में जो खेल महाशक्ति भारत बनने की फिराक में है वो कहीं ना कहीं इसको जरूर हासिल करना है। बिल्कुल, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं कि खिलने के लिए खेलना ज़रूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।